हेलो फ्यूचर मेडिको एनएचवर्स, कैसे हैं आप सभी बच्चे। विद्यासागर क्लास पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी फिलहाल 12:15 में 75 दिन का जो चैलेंज लिया गया उसमें आज 5वां दिन है और आप इन 75 दिनों के चैलेंज में क्या कंप्लीट करने वाले हो, तो आप अपना पूरा सिलेबस का कंसेप्ट यहाँ कवर करने वाले हो। बट भाई स्टार्टिंग में आप 1 से 2 चैप्टर बहुत ही स्लो पढ़ोगे। रीजन है इसके पीछे कि ढेर सारा बच्चा ऐसे हैं अभी जो अभी तक कुछ तैयारी नहीं किए हैं, एकदम जीरो लेवल पे बैठे हुए हैं। तो मेरा एक कोशिश है कि 1-2 चैप्टर स्लो पढ़ा के उन बच्चों को भी एक अच्छे लेवल में ला लूं, जो मीडियम लेवल में है, जो जीरो लेवल पे हैं, सभी बच्चों को एक लेवल में ला के फिर चैप्टर्स को थोड़ा स्पीड अप भी कर दिया जाए ना, फिर भी सभी बच्चों को समझ में आने लग जाएगा। तो हाँ जी बच्चों, आज बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जिन बच्चों का सपना इस बार एम्स नर्सिंग का एग्जाम देने का होगा, एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम देने का होगा, बीसीईसी यानी कि बिहार के बच्चे देंगे बिहार से नर्सिंग और इंजीनियरिंग करने के लिए, पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए। उसके बाद यूपी से अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको यूपी सीनेट देना होगा, राजस्थान वालों को आरयूएचएस, मध्य प्रदेश वालों को एमपीपीएनएसटी। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है जो बच्चे अपने अपने स्टेट के नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस का तैयारी करना चाहते हैं। हाँ जी बच्चों, तो बिना सेशन में देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे जो बच्चे नए जुड़िएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन में जो बच्चे नए जुड़िएगा सेशन को जरूर लाइक कर लीजिएगा। और आपका जो भी परेशानी रहेगा, जो भी डाउट रहेगा, कमेंट बॉक्स आपका अपना पूरा डाउट कमेंट बॉक्स में लिख लेना। आज मैं थोड़ा रिवीजन कर लेता हूँ पिछला क्लास का। तो भाई पिछले क्लास में मैं रिजल्टेंट पिछले क्लास में मैं यहाँ पढ़ रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, इसी चीज को पढ़ाई करवाया गया था पिछला क्लास में। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, यही बात आपको पिछला क्लास में बताया गया था। तो बच्चा सबसे पहले आप रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर को फिर से एक बार रिवीजन कर लो। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर को दिखाओगे कैसे? तो सर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर को हम दिखाते हैं या तो सर आर के ऊपर तीर का निशान से। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर को दिखाते हैं या तो आर के ऊपर तीर का निशान से, या नहीं तो सर आर के ऊपर तीर का निशान। दो वेक्टर का यहाँ जिक्र किया गया है ना, दो वेक्टर मान लेते हैं। इन दो वेक्टर में एक वेक्टर ए है सर, दूसरा वेक्टर बी है, मान लेते हैं। ये हम मान लिए हैं, ये हम क्या किए हैं, लेटेस्ट कंसीडर वाला बात चल रहा है, मान लिए हैं कि सर एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर को या तो आप आर के ऊपर तीर का निशान लिखोगे या नहीं तो दोनों वेक्टर का सम लिखोगे। सर ए प्लस बी का भी मतलब यही हुआ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, या नहीं तो केवल आर के ऊपर तीर का निशान का भी यही मतलब हुआ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। लेकिन यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। भाई मेरे, अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर का एक अपना मीनिंग होता है। तो सर किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाइएगा, किसी भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाइएगा, मैं आपको इसको दिखाना समझाते हैं, ध्यान से समझो। तो देखो भाई ये क्या था, ये रिजल्टेंट वेक्टर था। आपको क्या चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो करना कुछ नहीं है, इसी रिजल्टेंट वेक्टर को या तो मॉड में रख दो या नहीं तो केवल कैपिटल आर रख दो। ये बात समझ में आया? अगर आपसे बोला जाए दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड को लिखो, दो वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को लिखो, तो आप कुछ नहीं करना, जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा ना, जो वेक्टर रहेगा ना, उस वेक्टर का ऐसे दो डंडीर खींच देना, इसको हम मैथ में मॉड कहते हैं। यानी तो केवल कैपिटल आर लिख लेना, पहचानना तो सीख जाओगे। कहीं पे ऐसा लिखा रहेगा तो आप जान जाओगे ना कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जा रहा है। कहीं पे सिंपल कैपिटल आर लिखा रहेगा तो आप तो समझ जाओगे कि ये रिजल्टेंट ऑफ ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का बात किया जा रहा है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात किया जा रहा है। एक चेहरा और हो सकता है, वो होगा सर देखिए ए प्लस बी वेक्टर, इसको भी तो आप ए प्लस बी वेक्टर को, इसको देखो भाई ए प्लस बी वेक्टर को भी तो आप यही ना बोले थे दो वेक्टर का रिजल्टेंट। अरे भाई ये भी तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट ही ना था, ये भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट ही था, ये भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट ही था। सर इसको भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट ही बोला गया था। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे,
आपको निकालना है सर, आपको निकालना है। ये हम क्या निकाल रहे हैं पता चल रहा है आपको? ये हम निकाल रहे हैं सर दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये हम निकाल रहे हैं दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो अब एक एक बात ऐसे ही देसी अंदाज में समझने का कोशिश करिए। जब आपसे सिंपल ये बोला जाए दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, तो दो वेक्टर के रिजल्टेंट को दिखाने के लिए आप सिंपल सा आर के ऊपर तीर का निशान या नहीं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर देना। इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा सभी बच्चों को कमेंट में बताना है। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट इसका मतलब हुआ। लेकिन अगर आपसे बोला जाए दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या को कैसे दिखाओगे, तो आप करना कुछ नहीं, रिजल्टेंट वेक्टर को मॉड में रख देना, या नहीं तो कैपिटल आर लिख देना, या नहीं तो सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को मॉड में रख देना। इन सब का मतलब ये हो जाएगा। अब यहां से आपको एक फॉर्मूला मिला था, आपको एक फॉर्मूला मिला था, सभी बच्चों को याद हो अगर तो पिछला क्लास में फॉर्मूला किसका मिला था सर? फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, फॉर्मूला मिला था मैग्नीट्यूड ऑफ टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। क्या इसका रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, क्या इसका फॉर्मूला आप सबको मिला था? भाई दो वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मिला था क्या? तो आपको अभी भी फिर से पूछता हूं, दो वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को आप या तो कैपिटल आर से दिखाओगे, या नहीं तो सर मॉड ऑफ आर से दिखाओगे, या नहीं तो सर ए प्लस बी से दिखाओगे। इन तीनों में से किसी से भी आप सर दो वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को दिखा सकते हो। इन तीनों में से कोई भी आप एक चॉइस ले लो। तो मान लेते हैं हम आर ले लिए सर, तो फॉर्मूला क्या बन के आ रहा था पिछला क्लास में? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। सर दो वेक्टर मान लेते हैं, वो दोनों वेक्टर में एक वेक्टर ए है सर, दूसरा वेक्टर बी है। तो इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होगा सर, ए और बी वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होगा। सभी बच्चों को याद रखना है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। इसमें आर को आप क्या कहेंगे अच्छे से पता है, आर को क्या कहेंगे सर? तो आर को या इसको हम क्या कहते थे? इसको कहते थे सर मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको कहते थे सर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। इसको हम कहते थे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कहा जाता था। इस फॉर्मूला में जो ए दिख रहा है ना बच्चा, ए क्या है सर? तो ये जो एक वेक्टर ए था, जो ये एक वेक्टर ए था, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड को ए वेक्टर के इसको इस ऐसे ऐसे इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे देखो भाई, एक एक बात आपको समझा देते हैं, ध्यान से बस सुनते जाओ। सर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यानी कि इसके मैग्नीट्यूड को, देखो देखो लाडलो, इसके मैग्नीट्यूड को या तो आप मॉड ए से दिखाओगे, या नहीं तो कैपिटल ए से दिखाओगे। ये बात समझ में आया भाई? अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाना हो तो इस बात को आप बहुत गहराई से समझना। सर ए वेक्टर यानी कि इसके मैग्नीट्यूड को या तो मॉड ऑफ ए से दिखाओगे, या नहीं तो कैपिटल ए से दिखाओगे। इसी प्रकार से भाई लोग, इसी प्रकार से आप सभी बच्चे देखेंगे बी वेक्टर जो है ना सर, बी वेक्टर यानी कि इसके मैग्नीट्यूड को, इसके मैग्नीट्यूड को इसके मैग्नीट्यूड को या तो मॉड ऑफ बी या नहीं तो कैपिटल लेटर बी से दिखाएंगे। ये बात भी समझ में आया? तो यहाँ जो कैपिटल ए दिख रहा है ये क्या है सर? तो ये है मैग्नीट्यूड। ये क्या है सर? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। कैपिटल बी जो दिख रहा है ये क्या है सर? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सर यहाँ जो फिर से ए और बी तो जान ही गए हैं आप, थीटा क्या है सर? तो थीटा होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी कि यहाँ दो वेक्टर के जगह पे कौन होगा सर? वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा। ये बातें आप सबको समझ में आया होगा क्या भाई? ये फॉर्मूला इस पेज का आप याद कर लोगे, रिवीजन चल रहा है बच्चा। अब यहीं पे एक फॉर्मूला और आया था सर टाइन अल्फा का। किसका सर? टाइन अल्फा का। टाइन अल्फा का फॉर्मूला क्या था? सभी बच्चे बताएंगे।
एक एक बच्चों को जवाब देना है tan अल्फा के फॉर्मूला के बारे में। चलो सही बच्चे रेडी हो। tan अल्फा होता था सर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। घबराओ नहीं, इस फॉर्मूले में भी आप सभी को जानते हो, और जिसको आप नहीं जानते हो इस फॉर्मूले में उसको मैं जनवा दूंगा, पहचानवा दूंगा। तो देखो बच्चा बी क्या था, आप सभी को पता है बी क्या है। तो सर बी हम किसको कहते हैं, तो बी होता है सर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को हम कैपिटल बी से लिखते हैं। सर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को कैपिटल ए से लिखेंगे। यहाँ जो बी है वही वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, यहाँ जो थीटा है वही चीज है सर एंगल बिटवीन वेक्टर। लेकिन यहाँ अल्फा क्या है सर, अल्फा के बारे में समझो। तो अल्फा क्या है सर, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ध्यान से लिखो बुआ, ये रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए के बीच बनने वाला एंगल है, एंड वेक्टर ए के बीच बनने वाला एंगल है, बीच बनने वाला एंगल है। ये बात समझ में आया, ये बात याद भी रखना है। अल्फा क्या है सर, अल्फा दरअसल देखो भाई लाइन डायग्राम से समझाते हैं। कल के क्लास में आप लोग कुछ ऐसा डायग्राम पढ़े होंगे, कल के क्लास में कुछ आप लोग ऐसा डायग्राम पढ़े होंगे, यहाँ इसको एक्सटेंड कर देते थे तब ये जाके एंगल बनता था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर यानी कि थीटा। आपको पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर बताए थे ना, ये वेक्टर ए माना गया था पिछला क्लास में, इस वेक्टर को बी माना गया था और ये था रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना सर, ये वेक्टर ए के साथ ये वाला जो एंगल अल्फा बना रहा है, इसी अल्फा को निकालने के लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है tan अल्फा का। tan अल्फा क्या है, ये अल्फा आप समझ में आया, रिजल्टेंट वेक्टर जो वेक्टर ए के साथ एंगल बनाता है इसको बोलते हैं हम tan अल्फा। तो ये अल्फा क्या है सर, ये रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए के बीच बनने वाला एंगल है, इसी के लिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ये बात समझ में आया। हाँ जी, जब मैं पैरेललोग्राम का बात करता था तो वहां tan बीटा भी आता था, tan बीटा का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, घबराओ नहीं भाई लोग, tan बीटा का फॉर्मूला होता है ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। अब सर ये क्या है, बीटा क्या है, तो बीटा सिंपल सा बात है सर, अगर अल्फा क्या है तो अल्फा सर रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए के साथ एंगल है। तो सर बीटा क्या है, बीटा भी सिंपल सा ऐसा ही है सर कुछ, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर बी के बीच बनने वाला एंगल है, एंड वेक्टर बी के बीच बनने वाला एंगल है, के बीच बनने वाला एंगल है। हाँ जी बच्चों, ये बात आपको समझना भी चाहिए बढ़िया से। अगर अगर वेक्टर ए के साथ रिजल्टेंट एंगल बना रहा है, अगर वेक्टर ए के साथ रिजल्टेंट एंगल बना रहा है बउआ, तो उसको tan अल्फा से उस फॉर्मूला का tan अल्फा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके वहां सॉल्व करेंगे। अगर वेक्टर बी के साथ रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बना रहा है तब tan बीटा का इस्तेमाल करेंगे। यही बात आपको पिछला क्लास में समझाया गया था। अब मैं आपको फिर से इस फॉर्मूला को देखने बोल रहा हूं, इस फॉर्मूला को फिर से देखिए आप सही बच्चे, और यहां से मैं एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो मैं लेके आया हूं। सही बच्चे तैयार हो? अब देख बुआ, पहला क्वेश्चन आज इस सेशन का, आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो सही बच्चे, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। लिखते जाइए सही बच्चे, एंड एंगल बिटवीन देम, एंड एंगल बिटवीन देम is 60 degree. Find the magnitude of resultant. भाई जितने भी हिंदी वाले बच्चे हैं आज भर बस आप बर्दाश्त कर लीजिए, कल वाले सेशन से आपके लिए हिंदी में भी क्वेश्चंस रहेंगे। भाई पहला ऑप्शन है यहाँ पे 10 न्यूटन सर, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे 12 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है सर 7 न्यूटन, चौथा ऑप्शन है सर 14 न्यूटन। अब क्वेश्चन समझने का कोशिश करिए, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा क्या सर कैसे इसका सोल्यूशन करना है। देखो बच्चा, दो वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। आपके पास दो वेक्टर है सर, इन दोनों वेक्टर का, सर दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड या तो 6 न्यूटन या 8 न्यूटन दिया हुआ है। यानी कि दो वेक्टर आपको मान लो, कोई भी दो वेक्टर है, मान लेते हैं एक वेक्टर ए है सर, दूसरा वेक्टर बी है सर, ये बात मान लिए।
एक वेक्टर ए है सर, दूसरा वेक्टर बी है सर। तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन और 8 न्यूटन है। अब आपसे हम बोलते हैं कि अगर आप माने हो एक वेक्टर को ए और दूसरे वेक्टर को बी, तो बहुआ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप कैसे दिखाओगे? तो यहाँ शॉर्ट्स में थोड़ा लिखो सर, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को या तो कैपिटल ए या मॉड ऑफ ए से दिखाएंगे। ऐसे ही ना दिखाते हो, से दिखाएंगे, ऐसे ही ना दिखाते हो बुआ रे, या तो कैपिटल ए या मॉड ऑफ ए से दिखाएंगे। तो अब देखो भैया, देखो भैया 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 इधर देखो, दो वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन, दूसरे का 8 न्यूटन। तो बउआ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो तो कैपिटल ए लिखेंगे, यहाँ वाले नॉलेज के अनुसार से ए का वैल्यू कितना 6 न्यूटन दिया हुआ है। तो दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम बी से लिखाएंगे ना, इसी टाइप के कंसेप्ट से। तो हाँ सर, बी क्या हो जाएगा, 8 न्यूटन दिया है। अब आगे बढ़ो, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। बुआ ये दो वेक्टर का बात चल रहा है, तो एंगल बिटवीन देम का मतलब एंगल बिटवीन यही दोनों वेक्टर ना, एंगल बिटवीन देम का मतलब यही ना, एंगल बिटवीन दो वेक्टर। एंगल बिटवीन दो वेक्टर कितना है, 60 डिग्री। एंगल बिटवीन दो वेक्टर को हम थीटा से दिखाते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर को आप किससे दिखाते हो, थीटा से। तो थीटा का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब पूछा क्या गया सर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। बुआ रे रिजल्टेंट को तो हम देखो, यहाँ पे रिजल्टेंट अगर सिंपल लिखा है या रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर लिखा है, रिजल्टेंट या रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट या रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर कहीं पे लिखा है, इसका सिंपल सा मतलब होता है आर वेक्टर, सिंपल सा यही मतलब होता है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड मांग ले, तो यहाँ मैग्नीट्यूड मांगा गया है रिजल्टेंट का, तो सर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, सर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का मतलब ही बदल जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का मतलब आर के ऊपर मॉड हो जाएगा, यानी तो कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहाँ आपसे कैपिटल आर या मतलब मैग्नीट्यूड पूछा गया है, और आप सही बच्चों को आर का फॉर्मूला पता है, जल्दी बता दो सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सर क्या होता है, कॉस थीटा। रखते जाओ, ए का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि बी के जगह पे 8 है तो 8 का स्क्वायर, 2 इंटू ए कितना है सर, 6 है, बी कितना है सर, तो बी 8 है, कॉस 60 डिग्री कर दो ना। अब बता दो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64, यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 8 छक्के, देखो कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही रहने दो। और cos 60 डिग्री का वैल्यू बच्चा 1/2 होता है, तो ये मत भूलिएगा। तो यहाँ से दो कैंसिल हो जाएगा, cos 60 का मान, cos 60 का वैल्यू नहीं भूलना है भाई लोग, सभी फ्यूचर मेडिको अचीवर और इंजीनियर लोग अभी याद रख लो, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, 36 प्लस 64, यहाँ देखो 6 और 8 को गुना करोगे तो 48 होगा। अब मैं आपसे एक बात बताता हूँ, आप जब इस दोनों को जोड़ोगे तो 100 प्लस 48 यानी कि 148 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 148 हो जाएगा रूट में। अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ इसमें से तो कोई ऑप्शन नहीं आएंगे, तो यहाँ ऑप्शंस गलत हैं, शायद मैं किसी और क्वेश्चन का आंसर ला लिया था, लेकिन यहाँ रिजल्टेंट का फॉर्मूला रूट अंडर 148 हो जाएगा। ये बातें समझ में आया सबको, ये बातें आप सबको समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन पे ले चलता हूँ आप सभी बच्चों को। क्या सभी बच्चे, भाई कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसका मतलब पे काम करिए। अगर मतलब पे काम करोगे तो सब कुछ आपका क्लियर रहेगा, और कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कंसेप्ट पे, कंसेप्ट आप क्लियर कर लोगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आप उस क्वेश्चन का राजा ही कहलाओगे। सेकंड क्वेश्चन आज के सेशन का, सेकंड क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप सही बच्चे? एक बार कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखेंगे, लिखो बच्चा सेकंड क्वेश्चन। सर देखो, दो वेक्टर of magnitude, two vectors of magnitude, two vectors of magnitude 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। अब देखो बच्चा, एक्ट एट राइट एंगल, लैंग्वेज को समझाना है आप सभी बच्चों के बीच में लाके। देखो सर, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन एक्ट एट राइट एंगल, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ these two vector, these two
वेक्टर। अब बउआ रे क्वेश्चन को समझो, अब क्वेश्चन को समझो, मजा आएगा। सर दो वेक्टर दिया हुआ है, मान लेते हैं इन दोनों वेक्टर में एक वेक्टर ए है सर, दूसरा वेक्टर बी है सर, ये हम मान लिए। लेट अस कंसीडर वाला बात चला, ये लेट अस कंसीडर वाला बात चला कि दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, 12 न्यूटन है, वो दोनों वेक्टर दरअसल क्या है सर, ए और बी। अब आगे बढ़ो, दो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन, यानी कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है। तो बउआ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए से दिखाओगे या मॉड ऑफ ए से दिखाओगे, या तो ए से दिखाओगे मैग्नीट्यूड को, या तो ए से दिखाओगे या मॉड ऑफ ए से दिखाओगे, यही ना होता है। बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को या तो मॉड ऑफ बी से दिखाओगे या कैपिटल बी से दिखाओगे। तो देखो भाई ए का वैल्यू कितना है सर, 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन कर दीजिए। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, बी का वैल्यू 12 न्यूटन दिया हुआ है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अब आगे बढ़ो, एक्ट एट राइट एंगल, बुआ रे झोल यहीं पे है, खेला यहीं पे किया गया है, गेम यहीं किया गया है कि दो वेक्टर जो है वो एक्ट हो रहे हैं, यानी कि लग रहे हैं राइट एंगल पे। सिंपल सा इसका ये मतलब हुआ कि दोनों देखो दो वेक्टर जब भी एक्ट करेंगे राइट एंगल पे, इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। लिख लो, दो वेक्टर अगर राइट एंगल या परपेंडिकुलर लग रहे हो, दो वेक्टर अगर राइट एंगल या परपेंडिकुलर लग रहे हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री लेना है। थीटा कितना लेना है लाडलो, 90 डिग्री लेना है। ये बेसिक बातें आपको किसी बुक में ऐसे लिखा नहीं मिलेगा, ये आपके माधव सर का कंसेप्ट है। तो लिखो सभी बच्चे, दो वेक्टर अगर राइट एंगल या परपेंडिकुलर लग रहे हो तो थीटा कितना लेना है, 90 डिग्री लेना है। यानी कि यहाँ राइट एंगल पे लग रहा था ना दोनों के दोनों, तो सर यहाँ थीटा 90 डिग्री ले लेना है। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। रिजल्टेंट निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो देखो लाडलो, ए की जगह पे क्या रखेंगे, 5, एक ए का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर। अब देखो बुआ 2 इंटू ए 5 लेना है सर, बी 12 लेना है सर, और कॉस 90 डिग्री लेना है। आपको एक बात रटवाना है आज, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, आज के बाद से याद कर लोगे। तो देखो बुआ 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। दिक्कत हो रहा है तो 5 को 2 बार गुना करके देख लो, 12 को 2 बार गुना करके देख लो, और यहाँ देखो 2 गुने 5 गुने 12 रहने दो, और cos 90 का वैल्यू ही 0 होता है, तो इसको जीरो से किसी भी नंबर को गुना करोगे ओवरऑल वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ 25 प्लस 144 करोगे और दोनों जोड़ोगे तो 169 आएगा। अब इन दोनों का जो पेयरिंग करवाओगे तो 13 गुने 13, तो 1 13 12 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आंसर अब समझ में आ रहा है क्या? अरे भाई लोग आंसर समझ में आ रहा है क्या? किसी को तकलीफ भी हो रहा है? तकलीफ नहीं लेने का रे बाबा, कंसेप्ट समझने का है भाई, कंसेप्ट समझने का है। अब अगला क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, देख लो भाई, पॉज करके नोट कर लो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक चीज आपका क्लियर करवाते चलूंगा। मैं एक बात और बोला था, यहाँ केवल कंसेप्ट क्लास ही नहीं होता है 12:15 में। कंसेप्ट को समझाने के लिए जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाना होगा, सब कुछ आप यहाँ पढ़ोगे। आपसे एक वादा किया गया है कि 75 दिन के चैलेंज में आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा विथ क्वेश्चन विथ कंसेप्ट। आप सबका तैयारी भाई अब 7वें आसमान तक जाने वाला है, यानी कि सिलेक्शन अब बहुत बढ़िया होने वाला है अगर आप विद्यासागर क्लास पटना के द्वारा कराए गए एक एक सेशन को ईमानदारी से देख लेते हैं तो। तब अगला क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो? अब लो भाई, देखो यार, जो भी चैनल पे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सेशन में जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं सेशन को लाइक करिएगा। भाई भारतवर्ष के किसी भी स्टेट के आप बच्चे हैं, आपको अगर नर्सिंग या पैरामेडिकल करना है अपने स्टेट के सरकारी मेडिकल कॉलेज से, या आपको अपने स्टेट के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करना है, तो ये सेशन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। ये 75 दिन का चैलेंज आप सभी बच्चों के लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो आपको करना क्या है सर, ईमानदारी से बस पढ़ाई करना है, किसी बच्चों को लोड नहीं लेना है बाबू, किसी को भी लोड नहीं लेना है। मैं हूं ना, मैं सभी बच्चों को का परेशानी दूर कर दूंगा, बस आपको क्या करना है,
सेशन में बने रहना है, बढ़िया से पढ़ाई करना है। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब एंगल बदल बदल के सभी टाइप का क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। देखो बच्चा, ये क्वेश्चन है कि दो वेक्टर each of magnitude, two vectors each of magnitude, two vectors each of magnitude 10 न्यूटन एक एट 120 डिग्री फाइंड। देखो कई बार सिंपल रिजल्टेंट भी लिख देगा तो समझ लेना कि मैग्नीट्यूड ही मांगा गया। फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट, इतना समान क्वेश्चन ही भी कहीं लिखा रहेगा तो आपको क्या समझना है कि सर दो वेक्टर दिया हुआ है, मान लेते हैं ये दोनों, मान के चलते हैं सर ये दोनों वेक्टर ए है और बी है। आप कोई और भी वेक्टर लिख सकते हो। देखो एक मिसकंसेप्शन दूर कर देते हैं। आप रिजल्टेंट बराबर क्या पढ़े हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हम पता है इस फॉर्मूला को क्यों पढ़े हैं। इस फॉर्मूला को पढ़ने के लिए एक एजम्पशन, एक अवधारणा माने है कि यहाँ जो दो वेक्टर है ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है। अगर बउआरे मान लेते हैं कि हम एक वेक्टर को m मानते, एक वेक्टर को n मानते, तब रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला हो जाता। जहां a है सर वहां m स्क्वायर कर दीजिए, जहां b है वहां n स्क्वायर कर दीजिए, जहां a है सर वहां m करिए, जहां b है सर वहां n करिए, बाद बाकी cos थीटा सेम ही रहेगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वही चीज, अगर आप देखने का नजरिया बदल देते हो तो। ये ऐसा मत समझना कि ये अलग है ये अलग है, दोनों एक ही चीज है, बस मुझे क्या कैसे ले चलना है, तो जो दो वेक्टर रहेगा उसके अनुसार से यहाँ ले चलना है, बस इतना बात समझो। ये बस इतना बात समझना है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। दो वेक्टर सर मान लेते हैं एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। बहुत लाजवाब बात लिखा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल दिया है, क्वेश्चन का नजरिया बदल दिया है। सर दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर में से प्रत्येक का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। क्या कहने का मतलब हुआ आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। सर दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है। सर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ हर एक का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। दोनों वेक्टर में से हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। यानी कि सर अगर एक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो ए हो जाएगा, कैपिटल ए से दिखाते हैं ना हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, तो ये भी 10 न्यूटन है सर। अब बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। ये जो लैंग्वेज है ईच ऑफ मैग्नीट्यूड वाला, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड वाला जो लैंग्वेज है इसका मतलब समझो। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हर एक का मैग्नीट्यूड 10 ही है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो अब देख बच्चा यहाँ पे क्या है सर, ए का भी मैग्नीट्यूड 10, बी का भी मैग्नीट्यूड 10 है। यानी कि हम लिख सकते हैं दैट इज ए, जितना ए है सर उतना ही बी है सर, दोनों का वैल्यू कितना है सर 10 है। यानी कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो गया ना। तो हम ये बात अपना मन से सजा के लिख सकते हैं कि नहीं कि ए बराबर बी हो गया सर, और दोनों बराबर किसके होंगे 10 के बराबर हो गए हैं। ये तो क्वेश्चन बोला है। अब देखो सर एक्ट एट 120 डिग्री, एक्ट एट का मतलब क्या हुआ, ये दोनों वेक्टर 120 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं। यानी कि थीटा का वैल्यू कितना है बउआ 120 डिग्री। और आपसे क्या पूछा गया है, रिजल्टेंट पूछा गया है। अब आ जाओ फटाफट रिजल्टेंट का फॉर्मूला पे। क्या होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही तो फॉर्मूला होता है सर। सर ए के जगह पे क्या करोगे 10 का स्क्वायर करोगे, बी के जगह पे भी 10 का स्क्वायर, सर 2 इंटू ए के जगह पे 10, बी के जगह पे 10, और एक कॉस थीटा के जगह पे कितना रखोगे 120 डिग्री। मैं चुपके से आपको बता देता हूं और आप किसी को मत बताना, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू माइनस हाफ होता है। चलो भाई कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है माइनस हाफ। अब बता दो यहाँ पे कितना होगा, 10 का स्क्वायर यानी कि 100, सर फिर से 10 का स्क्वायर यानी कि 100, यहाँ कितना होगा 2 गुने 10 गुने 10 रहने दो, और cos 120 के जगह पे सर माइनस हाफ हो जाएगा गुना में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करो सर 100 प्लस 100, यहाँ क्या हो जाएगा सर माइनस 100 हो जाएगा। देखिए सर 10 गुने 10 100 हुआ, माइनस अब प्लस माइनस हो गया गुना होके। अरे भाई प्लस का साइन माइनस का साइन गुना में रहेगा तो माइनस होता है, और 10 और 10 का गुना 100 होता है। आप देखोगे ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से रिजल्टेंट का भी फॉर्मूला क्या आया अंडर रूट 100। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है सर अंडर रूट 100 का मतलब 10 गुने 10, 10 गुने 10, 2 का पेयर लग गया यानी कि एक 10 बाहर आया। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, यहाँ जो दो वेक्टर था दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 10 था, रिजल्टेंट का वैल्यू भी 10 आया। ये ऐसे ही नहीं आया है, यहाँ एक कंसेप्ट निकाल देंगे, यह ये ऐसे ही नहीं आया है, यहाँ
एक कंसेप्ट निकाल देंगे, और ये कंसेप्ट एकदम देसी में आपके लिए निकाल के दे देते हैं। याद रखना, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उन दोनों वेक्टर के बीच एंगल 120 डिग्री हो, तो सर रिजल्टेंट का भी वही वैल्यू होगा जो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वैल्यू होगा। ये बात आज के बाद से भाई आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, अगर याद रहेगा तो इतना लेंदी कैलकुलेशन भी नहीं करना होगा, याद रहेगा आप खट से आंसर दे लोगे। तो लिख लो बच्चा, लिख लो अपने भाषा में, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, लिखो लिखो लिखो, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उन दो वेक्टर के बीच लगने वाला एंगल 120 डिग्री हो, और उन दो वेक्टर के बीच लगने वाला एंगल 120 डिग्री हो, उन दो वेक्टर के बीच लगने वाला एंगल 120 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट का वैल्यू किसी एक वेक्टर के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। किसी एक वेक्टर, अच्छा, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड, ये लिखना सही होगा, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का वैल्यू किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। ये बातें आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ये बातें 2 बार पढ़ो, उसके बाद ये क्वेश्चन देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको पता चला था कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सर इक्वल है, तो सर और बीच में एंगल 120 था, तो सर यहाँ पता चला कि रिजल्टेंट का भी वही वैल्यू हुआ जो इन दोनों वेक्टर में किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। ये बातें समझ में आया क्या? क्या सभी भाइयों को ये बातें समझ में आ गया? क्या आगे बढ़ा दिया जाए आप सभी बच्चों को? भाई मेरे, अब थोड़ा सा आगे ले चलते हैं आप सभी बच्चों को, अब थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, ध्यान से सुनो। अब आप लोग एक कंसेप्ट समझे थे कि आर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका मतलब क्या था सर? इसका मतलब आप सबको पता है कि आर का मतलब होता है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर लिखो, या नहीं तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर लिखो, दोनों का मतलब एक ही हुआ। इन दोनों में से कोई भी एक बात लिखोगे। ए का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी का मतलब होता है सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा का मतलब होता है सर एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब बच्चा आपको एक बात समझाते हैं, ध्यान से सुनो। अब हम केस बनाते हैं इसी फॉर्मूला को लेके, डिफरेंट डिफरेंट केस बनाते हैं इसी फॉर्मूला को लेके। अब पहला केस क्या है सर? सर पहला केस देखिए क्या है कि इफ थीटा यानी कि एंगल बिटवीन दो वेक्टर इज 0 डिग्री, इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, तो आर का क्या फॉर्मूला होगा देखते जाओ, होगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस थीटा के जगह पे कॉस 0 डिग्री, साइड में लिख लो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी कि यहां आ जाओ सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू तो 1 हो जाएगा सर, 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे सर कॉस 0 डिग्री की जगह पे आप 1 रखोगे, 1 से पूरा को गुना भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको यहाँ क्या मिल गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया। बहुआरे साइड में देखो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता था क्या? क्या हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के जगह पे अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर रख सकते हैं क्या? हाँ सर आराम से रख सकते हैं, ये रिजल्टेंट के बराबर हुआ ना। अच्छा सर यहाँ देख रहे हैं कि स्क्वायर है, तो क्या रिजल्टेंट से बाहर, स्क्वायर रूट से बाहर ए प्लस बी आएगा क्या? बउआ रे आपको आज के बाद से याद रखना, अगर दोनों वेक्टर के बीच 0 डिग्री हो जाए ना, उस केस में जो रिजल्टेंट होगा, इसी रिजल्टेंट को हम मैक्सिमम रिजल्टेंट के नाम से जानेंगे। और रिजल्टेंट आर मैक्स का मतलब मैक्सिमम रिजल्टेंट, और मैक्सिमम रिजल्टेंट कितने एंगल पे होगा सभी बच्चे याद रखेंगे, अगर उन दो वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल 0 डिग्री हो जाए, अगर दो वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल 0 डिग्री हो जाए,
तो जो रिजल्टेंट होता था वो मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा, और मैक्सिमम रिजल्टेंट का वैल्यू होगा सर a प्लस बी के बराबर। ये बातें मत भूलना, ये बातें मत भूलना। इतना करने के बाद आपको याद क्या रखना है, तो ये याद रखना सर, एट थीटा बराबर 0 डिग्री, एट थीटा बराबर 0 डिग्री रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, रिजल्टेंट क्या होगा सर, मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम रिजल्टेंट को आर मैक्स से दिखाते हैं, और इसका वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी। आप कुछ याद रखो ना रखो, यहाँ जो बताए हैं 3 पॉइंट में ये रट लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत लाजवाब, शानदार, जबरदस्त हो जाएगा। यही बात आप याद रखना। यहाँ जो पूरे पेज में पढ़े हो इसका समरी बस इतना है कि 0 डिग्री पे रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा, a प्लस बी। ये आया कहां से है सर, तो ये इसी फॉर्मूला से आया है। अब आगे बढ़ जाओ, केस 2 की बात कर लेता हूं। केस 2 में सर आप क्या देखोगे, अगर सर हम थीटा का वैल्यू 180 डिग्री ले लेते हैं, तब सर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, देखिए आप तुरंत। सर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखते जाइए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री जो है ना, तो वो हो जाएगा। साइड में देखो बुआ लिख लो, आज के बाद से आपको याद होना चाहिए cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, हर एक बच्चा को याद होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो होबे करेगा, लेकिन cos 180 डिग्री के जगह पे -1 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है सर 2ab हो जाएगा। अब आपको एक फॉर्मूला और बताते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यानी कि r का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब वही बात है, r का वैल्यू यहाँ a माइनस बी आएगा। अब ध्यान से सुन लो, अब ध्यान से सुन लो, ये जो आप r का वैल्यू निकाले हो ना, ये दरअसल मिनिमम वैल्यू होता है, ये दरअसल r का मिनिमम वैल्यू होता है, ये याद रख लेना। और सर r मिनिमम को सर r मिनिमम ऐसे दिखाते हैं सर, इसका वैल्यू a माइनस बी होता है। तो आपको इतना लेंथी नहीं याद करना है, हम तो आपको कंसेप्ट समझा दिए, आपको बस इतना याद रखना है कि एट थीटा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री का मतलब दो वेक्टर एंटी पैरेलल है सर, थीटा 180 डिग्री का मतलब दो वेक्टर एंटी पैरेलल है, दो वेक्टर एंटी पैरेलल है। ये भी लैंग्वेज दे सकता है ना बच्चा, या तो थीटा 180 डिग्री दे दे, या ये दे दे कि सर या ये दे दे सर कि दो वेक्टर एंटी पैरेलल है। तो इस केस में आपको याद रखना है कि रिजल्टेंट मिनिमम होगा, रिजल्टेंट मिनिमम होगा, रिजल्टेंट मिनिमम होगा, ये बात याद रख लोगे। और मिनिमम रिजल्टेंट का सर वैल्यू कितना होता है बता दीजिए, तो सर a माइनस बी होता है। चलो सर आपको कुछ नहीं याद रखना है अभी तक सेकंड केस में, लेकिन ये जो बातें हम बताए हैं ये जरूर याद रख लेना किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे, कि थीटा 180 डिग्री रहे या दो वेक्टर एंटी पैरेलल रहे, दोनों का मतलब वही हुआ थीटा 180 डिग्री। यहाँ पे सर थीटा 0 डिग्री रहे या दो वेक्टर पैरेलल रहे, ये भी लिखा हो सकता है, दो वेक्टर पैरेलल रहे, दोनों का मतलब एक ही हुआ। हाँ जी बच्चों, अब आगे बढ़ लिया जाए, आगे केस 2, ये बात समझ में आया। अब यहां से एक बात निकला सर, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू आप ही बताओ, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना। तो आप रिजल्टेंट के मैक्सिमम वैल्यू के लिए आर मैक्स का इस्तेमाल करते हैं, ये होता है ए प्लस बी। सर रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू कितना, रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू कितना, मिनिमम वैल्यू कितना, तो आपका जवाब जाएगा कि सर रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू को आर मीन बताते हैं, ये ए माइनस बी होता है। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, यहां से एक नया कंसेप्ट समझो, ये होता है रेंज ऑफ रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट कहां से कहां तक वैरी करेगा, कहां से कहां तक जाएगा। तो रेंज ऑफ रिजल्टेंट का वैल्यू एक बात याद रखना, रिजल्टेंट का जो वैल्यू होता है ये ज्यादा होगा या बराबर होगा मिनिमम रिजल्टेंट के, ये कम या इक्वल होगा मैक्सिमम रिजल्टेंट के बराबर। यानी कि बच्चा ध्यान से सुनो, आर मिनिमम के जगह पे ए माइनस बी से या तो बड़ा होगा रिजल्टेंट का वैल्यू, आर का मतलब रिजल्टेंट, और यही रिजल्टेंट का वैल्यू a प्लस बी से या तो बराबर या छोटा होगा। आप ये हम क्या लिख दिए हैं इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के थ्रू हम समझाएंगे।
आपको अभी टेंशन नहीं लेना है। यहां तक आप लोग बढ़िया से नोट्स कर लीजिए। ये वाला पार्ट फिर से एक बार रिवीजन करा के ढेर सारा क्वेश्चन हम अगला क्लास में करवा के आपको ये चैप्टर ये टॉपिक बढ़िया करवा देंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आप कल इसी लाइव क्लास को मतलब इसी क्लास को आप कल फिर से 12:15 PM यानी कि दोपहर में लाइव देखेंगे। आज तो आपका ये प्रीमियर रहेगा, रीजन है क्योंकि आज मुझे इस टाइमिंग में ऑफलाइन क्लास है, बट कल के दिनों में भाई आपको 12:15 में लाइव क्लास मिलेगा, जहां पे ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे आप और ढेर सारा कंसेप्ट सीखेंगे भाई। अब और 3 लेक्चर लेंगे मैं 3 लेक्चर लूंगा इस चैप्टर्स में, बाद बाकी ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अभी थोड़ा सा स्लो पढ़ूंगा और बाद बाकी आपको अच्छे से पता है, आपसे प्रॉमिस जो किया गया 75 दिनों का चैलेंज, इन 75 दिनों में आप कंप्लीट कंसेप्ट का महारत हासिल करोगे। कंप्लीट कंसेप्ट आपका होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ बच्चों संडे को आपका बायो का टेस्ट है, बायोलॉजी का टेस्ट है वो भी फ्री, बायोलॉजी का टेस्ट है वो भी फ्री, टेलीग्राम पे आपको पेपर मिलेगा और आप सभी बच्चों को सॉल्व करके ईमानदारी से सॉल्व करके आंसर भेजना रहेगा। ये बात समझ में आया क्या? अब देख लो बच्चों, तो आज ये सेशन को एंड करते हैं, सभी बच्चे रेडी रहिएगा। राधे राधे। हाँ जी, चैनल पे जो बच्चे नए जुड़िएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सेशन को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है, ठीक है। भारतवर्ष के कोने कोने में बैठे सभी बच्चों तक पहुंचाना है इस चैनल को। आप लोग का ये दायित्व है भाई कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करके सभी बच्चों का कल्याण करना है। चलो बच्चों मिलते हैं, राधे राधे।